26 मई 2014 हिंदुस्तान के नजरिए से एक ऐसी तारीख जिस दिन करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को नए पर लगे। भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। देश की जनता से किए वादों के सहारे जो सत्ता उन्हें हासिल हुई, अब उन्हें पूरा करने का समय आ चुका था। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी के इरादों का शपथ ग्रहण नहीं पता चल गया जब उन्होंने मंत्रियों की संख्या सीमित रखते हुए केवल 46 मंत्रियों को ही जगह दी। इसके साथ ही पहले की सरकारों के उलट मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के कंसेप्ट को भी खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। पीएम की कुर्सी संभालते ही मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार काफी हरकत में दिखी। भूटान, ब्राजील और नेपाल, साथ ही जापान दौरे कर भारत की ताकत को दुनिया से रूबरू मोदी ने कराया और मोदी की ताकत को दुनिया भी पहचान रही है। मोदी सरकार ने किया चुनौतियों का सामना। कई फैसलों पर विरोधियों ने साधा निशाना। सरकार बनने के बाद मोदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर थी। इस दौरान देश की विकास दर 5.7% रही, जो पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा है। हालांकि बढ़ती महंगाई ने मोदी सरकार पर विरोधियों को आवाज उठाने का मौका दे दिया। मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में कई कदम उठाए, लेकिन देश की जनता मोदी से हिसाब किताब तो मांग रही है कि आखिर इन 100 दिनों में मोदी के उठाए गए कदम काफी हैं। मोदी देश को विकास के रास्ते पर क्या ले जा रहे हैं? क्या मोदी ने दिखाई है दुनिया को भारत की ताकत? आखिर क्या है 100 दिन के कार्यकाल का सच? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हां, मोदी की लहर के चलते बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर केंद्र में भारी बहुमत से सरकार बनाई। देश की जनता ने भारी उम्मीदों से देश की सत्ता मोदी के हाथों में सौंपी। उन्हें मोदी के हाथों में देश सुरक्षित लग रहा था। अब इस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इतने दिनों के कार्यकाल में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। हालांकि कई फैसलों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए कुछ वक्त तो लगता ही है, लेकिन देश की जनता को मोदी ने जो वादे किए हैं उसका हिसाब किताब तो उन्हें देना ही होगा। वहीं सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए विपक्ष तो है ही, जो सरकार को किसी भी मौके पर घेरने को नहीं छोड़ेगा। आज राजचक्र में हम मोदी के 100 दिनों के सफर पर चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी ने इन दिनों में क्या कामयाबी पाई और उन्हें अभी क्या करना बाकी है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रमोद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज और उनके साथ नागपुर से जुड़े हैं हमारे प्रधान संपादक एसएन विनोद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजचक्र में आज का यह सफर, सरकार का सैकड़ा। एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये सब चीजें चूंकि आपस में जुड़ी हुई हैं, इन सब पे भी बात होगी, पर 100 दिन को लेकर के जो बात नरेंद्र मोदी की हो रही है कि आखिर इन 100 दिनों में क्या खोया, क्या पाया। अगर वो पाया है तो वाकई जो वादे किए थे उस हिसाब से कितना सही है, और अगर जो खोया है उसको लेकर के भी हम बात करेंगे क्या कुछ किया जाना चाहिए था। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका तारुफ हम उनसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा हैं, कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। इसके अलावा अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा डॉक्टर कुमार रामकृष्ण सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। तो सभी लोग हमारे साथ हैं और इसके अलावा हमारे प्रधान संपादक एसएन विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि बड़ा ये मुद्दा गहन है, अपने आप के अंदर एक विवाद का विषय है, कैसे इसको देखा जाए, क्या कुछ इसको लेकर के समझा जाए, इन तमाम पहलुओं पर हम परत दर परत चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बहस शुरू करने से पहले नजर डालते हैं मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल पर। लेकिन इन 100 दिनों में मोदी ने विकास, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान, ये 3 मुद्दे, और पाकिस्तान का मुद्दा भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अहम है, उन सब के ऊपर अपनी बात रखने की कोशिश की, उन सब के ऊपर अपने तरीके से चीजों को प्रस्तुत करने की भी कोशिश की। हालांकि वो चीजें लोगों तक गई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है।
केंद्र की बागडोर संभालने के बाद मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो चाहे विकास के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर। सरकार पर देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार के विकास पर उठाए गए कदम। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकास को लेकर कई वादे किए और सरकार बनने के बाद कई मौकों पर विकास पर जोर भी दिया गया। मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को जोर शोर से शुरू किया है। इसके तहत सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि इस अभियान से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इन कदमों का असर दिखना अभी बाकी है। मोदी सरकार देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज बनाना चाहती है। सरकार ने ऐसे शहरों में मॉडर्न तकनीक और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास कर ऐसे इलाकों का सपना बुना है जहां रोजगार, आवास, पर्यावरण और जीवन से जुड़ी अन्य सहूलियतें व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हों। सरकार टाउन प्लानिंग में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है ताकि शहरों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सके। लेकिन सरकार की इस कोशिश का असर जमीनी स्तर पर दिखना अभी बाकी है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास किया जाए जो प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित न करे। इस दिशा में देश के कुछ शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में नतीजे देखने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने देश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई का वादा किया है। सरकार बिजली संकट को खत्म करने के लिए ज्योति ग्राम योजना पर काम कर रही है। ग्रामीण इलाके का विकास। केंद्र की एनडीए सरकार ने अब तक के कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे जैसे साफ सफाई पर कुछ ध्यान दिया है, लेकिन ज्यादातर अन्य मुद्दों पर अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। सरकार 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत अगले 1 साल में देश के सभी स्कूल में शौचालय बनवाने और साफ सफाई का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के भ्रष्टाचार पर उठाए गए कदम। मोदी ने चुनाव से पहले और सत्ता संभालने के बाद कई मौकों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और सरकार बनने के इस मुद्दे पर कई कदम भी उठाए। सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर लगाई जा रही लगाम। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की शुरुआत अपने कैबिनेट से ही करते हुए मंत्रियों से अपने निजी स्टाफ के रूप में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों को काम देने से रोका। तुर्त श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवार वालों के लिए हर साल जुलाई में अपनी संपत्तियों की घोषणा करना जरूरी कर दिया गया है। ब्लैक मनी पर सरकार ने अपना सबसे पहला और बड़ा फैसला लेते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके अलावा इस दिशा में उठाए गए कदमों का असर दिखना अभी बाकी है। जब लोकपाल कानून वजूद में नहीं था, तब बीजेपी इसके पक्ष में नारे लगाती थी। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से लोकपाल चयन समिति पर भी राय मांगी, लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता न होने से अभी लोकपाल कानून लटका हुआ है। पाकिस्तान पर सरकार के उठाए गए कदम। पीएम बनने के बाद मोदी ने कहा था कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब भी जरूरत होगी तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सद्भाव की पहल। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए थे, लेकिन उस सद्भाव की पहल ज्यादा नहीं टिकी। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के मद्देनजर मोदी को कहना पड़ा कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक युद्ध जीतने की क्षमता खो चुका है, इसलिए आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। रद्द की सचिव स्तर की बातचीत। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मना करने के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के बात करने पर भारत ने पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की बातचीत करने से रोक दिया। मोदी सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना गया। दाऊद इब्राहिम को लेकर अब तक कुछ ठोस नहीं किया गया। इस मुद्दे पर मोदी सरकार का गृह मंत्रालय दावा कर चुका है कि दाऊद जहां भी होगा हम उसे पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक दाऊद को पकड़ने की दिशा में भारत को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने जापान के दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर खास तौर से जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सरकार के 100 दिन को मोदी संतोषजनक करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार बनने के बाद जो कदम उठाए गए हैं वो एक सही दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था,
इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार जहां अपने इतने दिनों के कार्यकाल से काफी संतुष्ट नजर आ रही है, वहीं विपक्ष हर मौके पर सरकार को घेरने का कोई मौका भी नहीं चूक रही। लेकिन अभी मोदी सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काफी काम की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। वहीं मोदी सरकार के इन 100 दिन के कार्यकाल को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पूरी तरह से फेल करार दिया। Mrs. Gandhi, these people have been narrating their problems here with you. What would you call 100 days of these government, a success or a failure? Why don't you ask them? I've spoken to them, but I wanted to know your perspective. Well, I agree with them. You agree with them? Yes. It's a failure. It's a failure. Well, what else can I say? And how What would you? about prices? Have they gone down? राजचक्र जब हमने शुरू किया उस वक्त हमने जिक्र पाकिस्तान का किया था। वो चूंकि जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अटल जी ने कहा था कि हम परिस्थितियां बदल सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस पर भी लगातार हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे प्रधान संपादक एहसन विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम अब शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू एहसन विनोद सर। आवाज बंद हो गया। चलिए, तो बात हम करने की कोशिश करेंगे आगे भी, पर ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से लेगी और विपक्ष आखिर कितना हमलावर होगा इसको लेकर के। एक बार फिर रुख करते हैं हमारे प्रधान संपादक एहसन विनोद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ओवर टू यू। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है आवाज। फिर बंद। जी सर, बहस की शुरुआत आप ही से हम करना चाह रहे हैं। किस तरह से देखा जाए और कैसे इस बहस को आगे सार्थक रूप में देखा जाए और क्या समझा जाए आखिर सरकार के कार्यकाल को लेकर के? यहां से बहस। देखिए, अभी यह मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने की पूर्व संध्या पर आज हम यहां जो चर्चा के लिए बैठे हैं, तो इतना तो तय है कि 100 दिन के अंदर अगर आप आकलन करना चाहेंगे तो सबसे पहले उनकी नीयत को देखना पड़ेगा। और जहां उपलब्धियों का सवाल है तो निश्चित तौर पर 100 दिन के अंदर मोदी सरकार की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिस पर सरकार फिलहाल गर्व कर सकती है और संतोष व्यक्त कर सकती है। रही बात, आप ये देखें जिन मुद्दों पर सरकार ने चुनाव जीता, 3 बातें थी महत्वपूर्ण: भ्रष्टाचार, महंगाई और परिवर्तन। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सभी इस बात से सहमत होंगे कि अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी सरकार ने काले धन को वापसी के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की। यह एक निर्णायक ऐसा कदम था जिसके दूरगामी परिणाम अभी आगे आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। रही बात महंगाई की, अभी आज सोनिया गांधी ने इस पर कटाक्ष किया कि 100 दिनों के अंदर क्या सरकार ने महंगाई पर काबू पाया, चीजों की कीमत कम हुई। मैं समझता हूं कि इस पर सोनिया जी की टिप्पणी अभी बहुत जल्दीबाजी की टिप्पणी मानी जाएगी, क्योंकि यह तय है कि जिन परिस्थितियों में पिछली सरकार ने ये जो विरासत सौंपी मोदी सरकार को, उसमें तत्काल कोई जादू की छड़ी घुमा करके कीमतों पर काबू नहीं पा सकता था। हमें यह देखना पड़ेगा कि उनकी नीयत साफ है कि नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री तीनों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, बल्कि रेखांकित किया था कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण ये जमाखोर और काले बाजारी है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी हुई। इसके परिणाम आगे का कुछ सप्ताहों में हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी जो आज की जो है, अभी विकास दर जो अप्रत्याशित रूप से पिछले 9 महीनों से सबसे ज्यादा उछाल लेते हुए 5.7% पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा जिसकी उम्मीद आज सोनिया गांधी से पूछा सकता है कि यह जो विकास दर जो स्थिर बना हुआ था, जो नीचे जा रहा था, अचानक उछाल कैसा है? यह इंगित करता है कि हर दिशा में सरकार आर्थिक मोर्चे पर चल रही है संभल कर, और उसे अपेक्षित सार्थक अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तीसरी बात रही परिवर्तन की।
सभी लोग इससे कहें, कभी जो हम सामने दे, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे विदेशी निवेश का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, हर क्षेत्र में सरकार की नियत साफ साफ सामने है। वो पूरी गंभीरता के साथ देश को विकास के एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहती है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक विषय है। बहुत सारी चीज़ों पे लगातार बातें होती रही और बहुत सारी चीज़ों को समझने की भी आखिर इसमें कोशिश की गई। कांग्रेस से यहाँ पर शुरुआत की जाए, प्रमोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रमोद जी, 100 दिन तो हो चुके हैं। ये चिदम्बरम साहब भी कभी कहा करते थे कि जादू की छड़ी तो मेरे पास भी नहीं है, बाद में बात रिपीट भी कही गई, कैसे आप देख रहे हैं? सिद्धार्थ जी, देखिए, आज जो सरकार देश में चल रही है उसके 100 दिन की पूर्व संध्या है, तो इसको हम देखते हैं कि सरकार जिन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ी थी उनका महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पे फोकस था। आज हम तीनों ही चीज़ों को अगर गौर करेंगे तो तीनों चीज़ों पे सरकार फेल होती हुई 100 दिन में नज़र आती है। उनकी विफलता की जो कड़ी है उसको हम आतंकवाद से स्टार्ट करें, पाकिस्तान से स्टार्ट करें। जितना 10 साल मनमोहन सिंह यूपीए की जो गवर्नमेंट रही कांग्रेस की, उसमें जितने सीज फायर मैं सर लौटेंगे आपके पास में भी, हम लौटेंगे फिर एक बार। लगातार हमारे प्रधान संपादक तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। एसएन सर, अब सभी लोग आपसे मुखातिब होंगे, आपके सवाल और सभी लोगों के यहां से जवाब। जी, पहले प्रमोद जी से सुन ले, प्रमोद जी अपनी बात पूरी कर लें। वो जो है अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूर्व सरकार की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने अभी क्या कि तुलनात्मक दृष्टि से मोदी सरकार के ये 100 दिनों का कार्यकाल और 10 वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो कैसे तुलना करेंगे आप? नहीं, देखिए विनोद सर, मैं ये बात आपको तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। 100 दिन में अगर देश को लगाया कि विकास हुआ है तो इस बात को सब मानेंगे, लेकिन हम विकास, महंगाई और भ्रष्टाचार, आतंकवाद की अगर बात करते हैं तो उस पे सरकार का टोटली 100 दिन में फेलियर रहा है। 10 साल में पाकिस्तान ने जितने अटैक नहीं किए, 100 दिन में कम से कम हमारे 40-45 सैनिक शहीद हो गए, तो ये गंभीरता का विषय है। क्यों ऐसी नौबत आई? महंगाई आज चरम पे है। महंगाई की अगर हम बात करें, महंगाई चरम पे है। क्यों सरकार जो है ये झूठे सपने की जो सरकार बनी है, ये सपने दिखाती रही। महंगाई की आज क्या पोजीशन है यहाँ पे देख लीजिए, रेट किसी भी चीज़ का, आलू प्याज के देख लीजिए, चीनी के देख लीजिए, जो आम जीवन में चीज़ें होती हैं उन सब के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार ने जब ये भरोसा दिलाया था, भरोसे पे वोट को इन्होंने लिया है, तो आज उन्होंने महंगाई के लिए क्या किया, आतंकवाद के लिए क्या किया, इस बात पे सोचने का विषय है। सरकार की विफलता को अगर हम 100 दिन की उससे देखेंगे कि भाई सरकार ने बहुत 100 दिन में आगे आने वाले समय के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो बात नहीं है। बात महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की है। अभी पीछे भी बीजेपी सरकार के मंत्री के नेता का भी एक प्रकरण हुआ है, वो सब चीज देखने, भ्रष्टाचार पे कहाँ सरकार जमी हुई है। अभी पीछे प्रकरण हुआ, पीएमओ को खुद आके उस पे सफाई देनी पड़ी। मैं आपको याद दिला दूं, आपने पाकिस्तान की अभी चर्चा की, अभी पाकिस्तान की आपने अभी चर्चा की। जी सर, आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 40-50 हमारे जवान से होते, ऐसा नहीं है। एक तो ये संख्या आप गलत बता रहे हैं। हाँ, वहां जो सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हुई, ये हमेशा वहां होती रहती है, लेकिन आपको पता है जितने कड़े कदम, जिस कड़ाई से भारत सरकार पेश आई है, पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार कभी भी पेश नहीं आई। जबकि हमारे जवानों को सिर काट के ले गए, फुटबॉल खेला, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे। आज हमारे न केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके गोलीबारी का उनका बहुत कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। और आप तय मानिए कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज पाकिस्तान में जो आंतरिक हालत है ये इसी से जुड़ा हुआ है। वो जानते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चूंकि पारंपरिक युद्ध की क्षमता पाकिस्तान खो चुका है, वो छद्म युद्ध में प्रवेश करके हमसे लड़ाई लड़ रहा है। और यही कारण है कि ये जो छिटपुट घटनाएं कर रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अपना संकल्प हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया है। रही बात महंगाई की, जो आप बात करें, जो क्लियर है, आप तो स्वयं समझ सकते हैं बात को। अभी जो कारण बताए गए थे, जो कारण हुआ इराक में तेल का प्रवेश हुआ,
और अनेक कारण हुए, उससे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और इससे मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा है और समझ लिया कि अभी अगले 1-2 महीने के अंदर पर इस पर पूर्णतः काबू पाया जाएगा। इतना समय तो उन्हें देना ही पड़ेगा प्रमोद जी। जी सर, बिल्कुल समय की बात है। सरकार पूर्ण बहुमत से है। फिलहाल अब इस विषय में हम ये जानना चाहेंगे जी जी सर, देखिए अब हम चाहें कि भारतीय जनता सरकार पार्टी के के पास है, हमारे पूर्ण प्रतिनिधि मेजोरिटी मौजूद हैं। जी 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 अभी हमारे सर अनिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल सिंह जी, अभी आपने प्रमोद जी की बात सुनी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए, हालांकि कुछ बातें हमने कही। आप सरकार की ओर से क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस दिशा में, खासकर जब महंगाई की बात होती है, तो महंगाई के मुद्दे पर आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है? विनोद जी, पहली बात तो मेरा नाम अनिला सिंह है, अनिल सिंह नहीं है। और जैसे प्रमोद जी ने 3 बातें कही, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। अब मैं महंगाई की बात करूं, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं तीनों जो इन्होंने विषय उठाए हैं उनको मैं कवर कर लेती हूं। महंगाई की अगर ये बात आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए अनिला जी, बोलिए आप। जी, महंगाई की अगर ये बात करते हैं तो शायद प्रमोद जी जो है इतिहास के पन्ने पलट कर नहीं आए हैं। अगर यूपीए 2 का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें तो अगर उसके आप पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें केवल एक ही चिंता नजर आती है यूपीए 2 सरकार की कि किस प्रकार से बढ़ती हुई महंगाई को हम कम कर सके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसी के चारों ओर सारी चीजें घूम रही थी, क्योंकि यूपीए 1 की जो सरकार थी धीरे 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 पूरे देश को वो इतनी बुरी परिस्थितियों में ले आई थी, जो कि यूपीए 2 की सरकार में जो बद थी वो बदतर हो गई थी। आपको मैं बताऊं प्रमोद जी, अगर आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड भी पढ़कर आए हुए होते तो और बेहतर होता। अगर 4.7% ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था, ऑल टाइम लो था, आते ही हमारी सरकार के टाइम में 5.7% हो गया, 1% का इजाफा हुआ है। ठीक है, अगर हम आपके पिछले गवर्नमेंट देखते हैं, यूपीए 2 की गवर्नमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और नेगेटिव ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी, स्लो ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से नेगेटिव इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो तकरीबन 10% था। देश जो है इतनी बुरी परिस्थिति में था, महंगाई जो थी, आप हमारे यहाँ चरम सीमा पे कह रहे हैं, चरम सीमा पे तो आपकी सरकार ऑलरेडी उसको धकेल चुकी थी। ये तो भला हो इस देश का कि एनडीए की सरकार आ गई और जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में जो देश हो गया था उसे एक ऑक्सीजन मिल गई और फिर से धीरे धीरे जीवन उस देश में आना शुरू हो गया है। और बहुत अच्छी तरीके से प्रमोद जी को भी पता है कि क्या क्या कदम एनडीए सरकार जो है वो ले रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार कह रहे थे, भ्रष्टाचार प्रमोद जी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आए दिन अखबारों में निकलता रहता है कि किस प्रकार से अंकुश लगा दिया गया है कि कोई ब्राइब नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और कैबिनेट मंत्री देखिए अफवाहों के आरोप लगाया, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए प्रमोद जी, आरोप लगा है और पीएमओ को सफाई देनी पड़ी है, तो इस विषय पे भी आपको बोलना पड़ेगा। आप बोल लीजिए, मैं बोलती हूँ। देखिए, आप कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की अफवाह की बात करते हुए यहाँ पर हमें, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं लगता। हम तथ्यों पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप भी जानते हैं काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन हो गया है, ठीक है। अगर हम कोई कदम नहीं उठाते तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लग जाता। आप आतंकवाद की बात करते हैं, आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, शायद आपको भी इस बात की जानकारी होगी, जब जब पाकिस्तान में इंटरनल टर्बुलेंस आता है, यानी कहीं ना कहीं आंतरिक इनके यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, तो वो जो भारतीय सीमा होती है उस पर इस प्रकार की ये अटैक करना शुरू कर देते, प्रॉक्सी वॉर करना शुरू कर देते, जिससे कि लोगों का, पाकिस्तानियों का ध्यान जो है इधर चला जाए। अभी आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार की वहां पे परिस्थितियां चल रही हैं, तो ये बहुत कुछ इससे भी आप कोरिलेट करें। देखिए, यहाँ बैठकर और चरम सीमा महंगाई पे हो गया है, ये बहुत जनरल टॉपिक होते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, केवल आप विपक्ष में बैठे हैं इस करके आपको बुराई करनी है एनडीए गवर्नमेंट की, ये मेरे ख्याल से एक भारतीय होने के नाते ये शोभा नहीं देता। टू यू विनोद जी नाउ। नहीं, जैसे ठीक है, अभी आपने जो कहा कि ये जब जब पाकिस्तान में वह आंतरिक जो वहां पर अनरेस्ट होता है, गड़बड़ियां होती हैं, तो वह सीमा पर निहारता है
और सब अपने पाकिस्तानियों का ध्यान जो है बांटने के लिए ऐसा करता है। इससे हम आप सहमत हैं अमृता जी? अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी मौजूद हैं, पत्रकार मनोहर मनोज जी मौजूद हैं। अभी हम डॉक्टर रामकृष्ण जी के पास होते हैं। डॉक्टर रामकृष्ण जी, आप हम एक सुलझे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप पूरे 180 दिन जो आज पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के, उसे आप किस दृष्टि में देखते हैं? और स्पेसिफिक रूप से ये बताएं कि जो वादे मोदी जी ने किए थे अपने चुनाव अभियान के दौरान, क्या उन वादों को पूरा करने की ओर आगे जाते हुए दिख रहे हैं? सर विनोद जी, पहला चीज तो है कि 100 दिन के बेसिस पे एनालाइज करना किसी भी सरकार को इतना आसान नहीं है मेरे और आपके लिए। इसके लिए थोड़ा सा हमको आपको वक्त का जो इंतजार करना पड़ेगा अभी। और नहीं, यहाँ नियत हमारे बिल्कुल नहीं, वो तो हम उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरी चीज पे आ रहा है, अगर हमसे पूछते हैं कि 100 दिन में अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट जी 100 दिन में अगर हमसे पर्सनली पूछते हैं कि सबसे बड़ी चीज नजर क्या आ रही है, तो हमको 100 दिन में सबसे बड़ा चीज ये नजर आ रहा है कि देश में आज एक प्रधानमंत्री है, जो कि पिछला कई एक साल से नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस में जो है मनमोहन सिंह एक पावर सेंटर थे, सोनिया गांधी पावर सेंटर थी, चिदम्बरम साहब एक पावर सेंटर थे, और इन सब को लेकर के डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट में, वो कहीं ना कहीं चरमरा गया हुआ था। और आप नरेंद्र मोदी के टाइम में देखें कि नरेंद्र मोदी जब आए हैं, जब पावर में आए, तो इनके साथ कई एक समस्याओं से उनको जूझना पड़ा है। पहले तो एक गुजरात से आए हैं दिल्ली में भी कई एक सारे सीनियर लीडर को जो है सुपरसीड करके एक आगे बढ़े हैं। इनको इसमें एक सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना था, फिर इनको दिखलाना था कि नहीं अब हम इलेक्ट हो गए और हम ही प्राइम मिनिस्टर है और हम बीजेपी का जो नेतृत्व करेंगे। इन सब चीजों को भी आपको देखना होगा। इन सब चीजों को कर करा करके जब नरेंद्र मोदी एक बार जब एस्टैब्लिश्ड हो गए, तो धीरे धीरे उन सब चीजों की ओर जा रहे हैं जो कि इन्होंने पहले से जो वादा करा था। आपको मैं एग्जांपल दे रहे हैं, चाहे काशी का ले लीजिए, चाहे आप रेलवे का ले लीजिए, जो पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ है, सेशन में भी इनका एक रहा है कोशिश कि जितना से ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन हो, जो भी बिल सब हम पास करा सकते हैं उसके लिए करें। लेकिन कभी लिटमस टेस्ट अभी बाकी है। ठीक है, महंगाई वाला मुद्दा जो कांग्रेस और बीजेपी डिबेट चल रहा था, हम भी सुन रहे थे। देखिए, महंगाई में सबसे बड़ा एक समस्या, आप ठीक बोले थे विनोद जी, जमाखोरी होता है। कहीं ना कहीं जमाखोरी को चेक करने में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो कामयाब रहा है, और WTO को भी साफ साफ बता दिया कि हम जो खाद्यान्न जो है हम उसके निर्यात पे हम रोक लगाएंगे, क्योंकि पहले जो हम अपने कॉमन पीपुल जो मेरा गरीब जनता है पहले उसको देंगे, अगर उससे बचेगा तभी हम निर्यात के लिए परमिशन देंगे। तो ये सब जो कुछ बोल्ड स्टेप्स हैं, आप अमेरिका का जब विदेश मंत्री आया तो उनके सामने साफ साफ बोल दिया कि हम पहले देखेंगे। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये अभी हमको आपको बैठ करके वॉच करना। दूसरा, भ्रष्टाचार की जहां तक आप बात बोल रहे हैं, आज के डेट में मंत्री लोग को मंत्री होते हुए भी उतना पावर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में नहीं है। मैं बता दूं, सबके ऊपर एक अंकुश लगाया हुआ है कि आप टाइम बाउंड काम कीजिए, टाइम से आप ऑफिस आइए, टाइम से आप जाइए, और हर एक प्रोजेक्ट पे जो है आप आकर के अपना परफॉर्मेंस दिखलाइए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से सिस्टम में रिफॉर्म लाएं, लेकिन हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, वहां उसके हिसाब से रिफॉर्म ला पाते हैं या अपने हिसाब से चेंज करते हैं। इसका आपको रिफ्लेक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें देखना पड़ेगा कि मोदी जी किस ढंग से, क्योंकि देखिए इंडिया में जो करप्शन का जो लेवल है बहुत डीप रूटेड है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। करप्ट लोगों से लड़ना किसी के लिए भी बड़ा नामुमकिन रहा है। तो हमको आपको बैठ करके एनालाइज करना पड़ेगा कि आने वाले दिन में मोदी जी कैसे इन सब चीजों को करते हैं। दूसरा, आप विदेश नीति पर देख लीजिए, जो हमारा विदेश नीति लगभग सोया हुआ नजर आ रहा था। 100 दिन में मोदी जी लगभग 12 दिन विदेश में रहे, चाहे ब्राजील हो, भूटान हो, नेपाल हो, एट प्रेजेंट अभी जापान में। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक स्टेट्समैनशिप भी नजर आ रही है। नेपाल गए, नेपाल में उनका काफी एक अच्छा रहा, काफी अच्छा स्वागत हुआ, और नेपाल के लोगों को भी लगा कि बहुत दिन से कि कोई प्राइम मिनिस्टर गुजरात से बाद नहीं गए वहां पे रुके। आप भूटान में देख लीजिए, आप जापान में देख लीजिए कि वहां के प्राइम मिनिस्टर से प्रोटोकॉल छोड़ करके, तोड़ करके खुद मोदी जी को रिसीव करने जाए। लेकिन फिर भी अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी करना, अभी हमको और आपको जो है अभी देखना होगा ये सब चीजें। रमेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी उनके नियत की जहां तक सवाल है, जो उपलब्धियों की चर्चा तीसरी का है, उनके नियत साफ दिखती है, और देश को ऐसा महसूस बहुत दिनों के बाद हुआ, वर्षों बाद, कि हमारे देश में कोई एक प्रधानमंत्री है। ये बात, इस बात से सभी को सहमत हो गए। आपने एक बड़ी अच्छी बात ये कही
किसी भी सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है वो राजनीतिक सत्ता और प्रशासकीय सत्ता, मानी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, इन दोनों के बीच तालमेल। अभी जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि इस वर्तमान व्यवस्था में हमारे जो राजनीतिक है, जो सत्ता में है, वो अपनी नीतियों को कारगर ढंग से लागू कर पाएंगे? बस ये विनोद जी, यही आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया। यहीं पे हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि कहीं ना कहीं आने वाले कल में हमको लगता है कि पावर को लेकर करके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमको स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है। बेशक अभी पर्दे के सामने नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस ढंग से मोदी जी काम करना चाह रहे हैं और मंत्री लोगों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद हमको उतना पावर नहीं, हमको उतना फ्रीडम नहीं है, हमको काम करके दिखलाना है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी पे भी अंकुश लगाना चाह रहे हैं। जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी के लिए आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी डिक्लेयर कीजिए, ये कीजिए, इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ हैबिचुअल नहीं है, उनको आदत नहीं सब चीज़ों करने का, क्योंकि हमेशा आप 60 साल से देख लीजिए, इनको ऐसो आराम की लाइफ रही है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सब चीज़। तो हमको अभी देख रहे हैं कि मोदी जी कौन सी फॉर्मूला अपना रहे हैं। ये अगर मोदी जी अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं जिस ढंग से वो चलाना चाह रहे हैं, आप देखें कि तरह तरह का ऑर्डर भी आया कि कोई भी MP रिलेटिव को नहीं रख सकता, ये नहीं रख सकता। और सबसे चीज मैं बता दूं, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, मोदी जी की नजर चाहे जापान में भी है, हर मंत्री पे है और हर ब्यूरोक्रेट पे है, इसकी दहशत कहीं न कहीं हर जगह पे है। तो इसलिए भ्रष्टाचार से तो सब लोग डरे हुए हैं। तो हमको लगता है करप्शन का मामला तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम कितना इफेक्टिव हो जाए और डेवलपमेंट की ओर ले जाए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट जब तक इफेक्टिव नहीं होंगे, जब तक काम नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप डेवलपमेंट की ओर जो है अपने ले आ सकते हैं कंट्री को। तो ये चीजें थोड़ा विनोद जी हमको आपको आने वाले कल में भी एनालाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बड़ी सेवा। अनिला जी, अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, इन्होंने एक शंका प्रकट की कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे यहाँ बना हुआ है, बल्कि साफ शब्दों हम लोग कहते हैं कि एक भ्रष्ट व्यवस्था हमारे यहाँ मौजूद है, उसके बीच यह जो क्षण क्षण के जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के अंदर भी आंतरिक कलह है जो अभी सतह पर नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि इस विरोधाभास के बीच सरकार अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी विनोद जी। देखिए, जैसा कहा भी जाता है कि करप्शन परकोलेट्स फ्रॉम टॉप, यानी कि अगर भ्रष्टाचार है तो वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता है। जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद जो हैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, और पीछे आपने बहुत सारी घटनाओं के विषय में पढ़ा भी होगा और आपको जानकारी भी होगी, तो जब आपको पता है कि शासन से प्रशासन है, यानी कि अगर मिनिस्टर्स और हमारे MPs या MLAs ये जब खुद डरे बैठे रहेंगे, तो आधिकारिक गण जहां ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, तो ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हमने कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होने का प्रयास किया तो जो शिकायत होगी। अनिला जी मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ, आप भ्रष्टाचार को चेक कर रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर वो लोग काम ही करना बंद कर दे, तरह तरह के अड़चन डालना शुरू कर दें, और आपको नजर नहीं आएगा ब्यूरोक्रेसी जब इस रास्ते पे जब उतर जाता है, मेरा देखा हुआ है, तो वहां पे एक होगी आपकी समस्या होगी। मोदी जी के नियत में नहीं कर रहे। अनिला जी ऐसा इनकी जो शंका, इनकी शंका ये है कि पिछले 65-66 वर्षों में जो सड़ी गली और भ्रष्ट व्यवस्था जो विरासत में आपको मिली है, उनसे आप कैसे निकल पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि पिछले मैं 60 साल तो क्या कहूँ, ये पिछले 20 साल में हाँ एक अजीब सा प्रचलन चल गया है सरकारी अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है। नहीं तो मुझे याद है, अपने पहले का टाइम मुझे याद है, अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी होता तो उसको बहुत गंदी निगाहों से देखा जाता था, और अब उल्टा हो गया, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो उसे समझा जाता है ये बुद्धू अधिकारी है। पर हाँ, अगर मैं अपने मिनिस्टर्स की बात करती हूँ, या क्योंकि मिनिस्टर्स के नीचे ये अधिकारी आते हैं, उन्हें पता रहता है कि भाई अगर मिनिस्टर ईमानदार है तो वो जो अधिकारी हैं वो भी ईमानदार रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर्स, उनकी एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये जो शासनिक तत्व से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे की कड़ी जुड़ी हुई है। शासन अगर ईमानदार रहेगा तो प्रशासन ईमानदार रहेगा, अगर प्रशासन ईमानदार रहेगा तो शासन अपना काम कर सकेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब हाँ, चलिए अनिला जी, ठीक है अनिला जी,
अभी हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी उपस्थित हैं। मनोज जी, अभी आपने सुना कि अनिला जी ने कहा कि अगर शासन मजबूत रहेगा तो प्रशासन भी ठीक रहेगा, प्रशासन ठीक रहेगा। इस बीच क्या भ्रष्टाचार की समाप्ति की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ शब्दों में अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने पार्टी के सदस्यों को बोल दिया था कि मेरा क्या हमारा क्या, कि संस्कृति से बाहर निकल करके आपको परिणाम देने होंगे। आपको क्या लगता है कि पिछले 100 दिनों में जो जो उपलब्धियां आई या जो कमियां सामने आई हैं, उस बीच में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके मोदी जी ने जो वादे जनता से किए, जिन वादों पर उन्हें समर्थन मिला और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, क्या उन वादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब ये तय करना होगा कि हम क्या सूत्र तय करते हैं, क्या पैरामीटर बनाते हैं। ठीक है, ये बड़ी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, या जो है जितने स्ट्रक्चरल बॉटलनेक हैं हमारे सिस्टम में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे सिस्टम में। लेकिन अगर 100 दिनों का अगर एक ट्रेंडम देखें तो ठीक है कि सरकार ने कोई बुरा काम नहीं किया है। विदेशी मोर्चों पे बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ा अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और सबसे बेहतर काम हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भी ठीक ठाक काम हुआ है, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 91 के बाद से आया, और जिस तरीके की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए केंद्र और राज्यों ने तमाम अपनी नीतियां बनाई, नरेंद्र मोदी उसी प्रशासन के मॉडल से उपजे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने गुजरात में इसे लागू किया और वो संभव था कि वो भारत में भी लागू करते। और वह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी चैंपियन कांग्रेस पार्टी है, जिसके प्रतिपादक भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। लेकिन ये सोनिया जी का जो एनजीओ और झोला छाप का जो उन पर प्रभाव पड़ा, और जो उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, बड़ा अच्छा लगता है ये वर्ड राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसकी जो पूरी डिजाइनिंग की गई वह देश की इकोनॉमी को तबाह कर देने वाला था। कल्याण तो नहीं हुआ, देश के खजाने को चपत लग गई, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो आपकी सारी पॉपुलिस्ट स्कीमें जनता में और ज़्यादा लोकप्रिय बना दी, और नतीजा हुआ कि 44 सीटें आईं। अब आप नरेंद्र मोदी पर हम आए, हम पिछले 100 दिनों में केवल यह देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो काम करने का जो ढर्रा है, जो नीयत है, जो उनका एक कहा जाता है ना कि होनहार बिरबान के जैसे चिकने चिकने पात, तो 100 दिन में पूरे सरकार की दिशा दशा, तौर तरीका, ट्रेंड और स्टाइल जो हमें दिख रहा है, उसमें मैं 2 बात कहना चाहूँगा। जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा था, देखिए गवर्नमेंट का मतलब केवल मिनिस्टर नहीं होता है, मिनिस्टर केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेमोक्रेसी का केवल फेस होता है, सरकार असली ब्यूरोक्रेसी होती है। और जो ये अनिला जी बता रही हैं कि मंत्री अगर जानेगा तो अरे भैया, ब्यूरोक्रेट लाखों में है, एक एक ब्यूरोक्रेट को, एक एक गांव को, एक एक स्कीम को, एक एक फाइल को मंत्री अगर त्रिनेत्र भी ले आएगा तब भी नहीं देख सकता। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम डर का माहौल दिखा करके या एक प्रोपेगेंडा करके नहीं हो सकता। वो तो अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहा है कि 49 दिनों में मैंने डरा दिया था दिल्ली पुलिस को, सारे लोग घूस लेना बंद कर दिए थे। अगर उसी तर्ज पर अगर नरेंद्र मोदी दावा करते हैं तो ये पता नहीं कितने दिन चलेगा। आपको ब्लैक एंड व्हाइट लाना पड़ेगा, न्यू पर्सनल पॉलिसी। भारत सरकार को एक नई कार्मिक नीति बनानी होगी। मैं तो अपेक्षा ये करता हूं कि सैटरडे को छुट्टी क्यों रहती है। भारत को अगर तेजी से विकास करना है तो यहाँ 2-3 शिफ्ट में काम होना चाहिए अमेरिका की तरह, और 7 दिन कम से कम तो काम होना ही चाहिए, 1 छुट्टियां होनी चाहिए। भारत में वैसे ही इतने पर्व त्यौहार हैं कि साल में वीकली हॉलीडे और पर्व त्यौहार के हॉलीडे मिला दें तो साल में 100 दिन तो वैसे ही छुट्टियां रहती हैं। अब आइए रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव लीडरशिप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग करें, पॉलिसी में, इंस्टीट्यूशन में, कानून में, वर्क कल्चर में, एथिक्स में, सब में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है कि 100 दिन में सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जितने स्कीमें हैं आज कमोबेश यह सरकार भी उसी पर चल रही है। हाँ, जनधन योजना इनका एक अच्छी योजना है जिसमें बिना सब्सिडी दिए, बिना अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल के इन्होंने एक मिशन मोड में 7.5 करोड़ जो खाते खोलने की योजना बनाई है, वह एक अच्छी सोच की योजना है। कम से कम जब इंक्लूसिवनेस जब बढ़ेगा तो जितने ये ट्रांसफर होते हैं रिसोर्सेज टुवर्ड्स
पुअर पीपुल, रूरल पीपुल और जितने वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, आप उनको पेंशन हो, उनकी मजदूरी हो, उनका सब्सिडी हो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गैस की सब्सिडी, तमाम ये जो मार्केटिंग के तरीके हैं जहां डुअल प्राइसिंग आता है, ये गलत नीति है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास आर्थिक रणनीतिकारों की कमी नहीं होगी, वो बताएंगे। और मैं एक अंत में एक लाइन ये जोड़ना चाहूंगा कि केवल 45 मिनिस्टर लगा देने से आप ये दावा करेंगे कि मैं मिनिमम गवर्नमेंट कर रहा हूं, ये बेतुका बात है। एक एक मंत्री को 3-3 मंत्रालयों का इंडिपेंडेंट चार्ज देना, वह कभी भी मंत्रालय से न्याय नहीं कर पाएगा। ब्यूरोक्रेसी के लिए आपको नई कार्मिक नीति बनानी पड़ेगी। और महंगाई, ये सब लफाजी बात है कि जमाखोरों से बढ़ता है। सप्लाई और डिमांड के मैकेनिज्म तय करनी पड़ती है। और आपकी पॉलिसी में अगर देखिए मैं एक लाइन बताऊंगा, पॉलिसी में अगर डिफेक्ट होगा तो डिमांड और सप्लाई में जो है कॉन्स्टेंट्स आएंगे। आप ऑफ सीजन में चीजें बढ़ जाती हैं और सीजन में बिल्कुल नीचे चली जाती हैं। तो उसका एकमात्र कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस का, जो कि एफसीआई और तमाम जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो एजेंसीज हैं, वो जब तक मार्केट में इंटरवेन नहीं करेंगी तब तक इसका परमानेंट निदान नहीं होगा। ये जमाखोरों पर छापे मरवा करके अगर महंगाई रोकने की बात करते हैं तो ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी और अपनी अलोकप्रियता को कम कर सकती थी। ये कोई नरेंद्र मोदी बताए नाम कितने लिस्ट जारी करे, कितने जमाखोरों को उन्होंने पकड़ा है। मनोज जी आपके पास अब फिर आएंगे। आपने दो महत्वपूर्ण बात उठाई है। हम डॉक्टर कुमार के पास फिर चलते हैं। कुमार साहब, 2 महत्वपूर्ण बातें मनोज जी ने अभी उठाई। एक तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका सीधा लाभ देश की जनता को, गरीब जनता को मिलने जा रहा है। यह कहां तक कारगर होगा? चूंकि आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में देवाशीष बोस का एक लेख है, उन्होंने यह दावा किया है और दस्तावेजी सबूत देकर दावा किया है। सन 2011, 2012, 2013 उन्होंने कहा कि यह काम, इसमें नई कुछ नहीं है इस योजना में। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस दिशा में पिछले 2 वर्षों से लगातार बैंकों को दिशा निर्देश देता रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो योजना आयोग को समाप्त करने की जो पहल की गई है, इससे आप क्या समझते हैं कि इससे कोई हम लोग विकास के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन आ पाएगा? सर विनोद जी, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि केंद्र सरकार से 100 रुपया चलता है डेवलपमेंट के लिए और वो लोकल लेवल पे सिर्फ 30 रुपया पहुंच पाता है और 70 रुपया बीच 12 न्यारा हो जाता है, ऊपर से नीचे लोग खा जाता है। और अगर हम बोलते हैं कि 100 रुपया में अगर 60 रुपया भी नीचे तक पहुंच जाता है तो आपका हिंदुस्तान कहीं से कहीं होगा। तो हमको लगता है जनधन योजना से आपको जो सबसे बड़ा एक फायदा होने जा रहा है कि ये जो इन बिटवीन जो बिचौलिया लोग था, जो लोग कमीशन लेता था, जो लोग गरीब लोग का पैसा मार लेता था, तो वो एक उसको चेक करने में जनधन योजना से जो है कहीं न कहीं आपको सहूलियत मिलेगी। अब होता है केंद्र सरकार से जा रहा है 2 रुपये किलो चावल, पता नहीं क्या क्या जा रहा है, गरीबों के पास पहुंच नहीं रहा है। बहुत सारा पेंशन जा रहा है, जैसा बता भी रहे थे मनोहर जी, चूंकि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान है खुद भी मनोहर जी। तो ये सब चीजों को चेक करने में जरूरी। बाकी रह गया योजना आयोग। देखिए प्लानिंग कमीशन 60-62 साल पुराना एक मॉडल पे चल रहा है। नेहरू जी का सपना था, नेहरू जी के टाइम से बना था और हर चीजें समय के हिसाब से परिवर्तनशील होती है। लेकिन आप योजना आयोग को जो बदल रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म नया क्या होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके कल कुछ हो जाता है, परसों कुछ हो जाता है। नहीं, हमको उसका मैकेनिज्म सबसे पहले देखना है। और नरेंद्र मोदी भाषण में पहले कह चुके हैं कि हर चीफ मिनिस्टर आकर के गिड़गिड़ाता है कि भैया हमको इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, ये इधर करो। तो हमको लगता है ये सब मैकेनिज्म को शायद और ट्रांसपेरेंट बनाने की जो है कोशिश चल रही है। और सबसे बड़ा चीज विनोद जी बता दें, प्रॉब्लम की और प्लानिंग कमीशन में कि स्टेट को अगर सड़क बनाने के लिए पैसा मिलता है तो आपको सड़क में ही खर्च करना, नहीं तो आपको वापस करना होगा। बिजली में करना है तो सिर्फ बिजली में करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मनी है कहीं के ब्लॉक हो जाता है, एक लंबे समय तक स्टेट में पड़े रहने के बावजूद भी जो है कभी कभी वापस हो जाता है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पैसा का जो है जिस हेड में पैसा जा रहा है, जो नया कमीशन बनेगा वो क्या दूसरे में ट्रांसफरेबल बनाने जा रहा है या किस ढंग से करने जा रहा है, या ओवरऑल स्टेट के बोले कि आप इतना पैसा लीजिए आपको इसमें चलिए जी जी नहीं आपके इस सवाल का जवाब हम अनिला जी से ले जाएंगे। अनिला जी, यह जो शंकाएं यहां पर उठ रही हैं उसमें आपकी सरकार क्या करेगी और आपको क्या करना है? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि नंबर 1
जनधन योजना जी, है जी। उसका सबसे बड़ा लाभ तो ये हो ही रहा है कि जो मनी है जो डायरेक्टली जो एंड यूजर है उसको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए भ्रष्टाचार पे भी ये लगाम बीच में जो बिचौलिए हैं उनका सफाया हो जाएगा। जी जी जी, उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, पर यहाँ पर जो सरकार है बीच के लोगों की परेशानियों की चिंता ना करके जो एंड यूजर है हमें उसकी चिंता ज्यादा है। तो इसलिए एक ये बहुत अच्छा कदम है। जैसे आप पहले कह रहे थे कि शायद बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि ये कोई नई योजना नहीं है, पिछले 2011-12 देवाशीष बोस का आज एक लेख एक है। लाइन जरा बोलूंगा विनोद साहब इस पर। 13 दोनों देखिए, जनधन योजना के जरिए सरकार जी, ने कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं किया है और न ही देवाशीष बोस ने कोई बहुत नई बात कह दी है। देखिए, अकाउंट तो खोले ही जा रहे थे, इसको मिशन मोड में लाया गया है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना लाई, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, लेकिन अकाउंट की कमी होने की वजह से और सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से वो सप्लीमेंट नहीं हो पाया। और ये एनडीए गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी की सरकार 26 जनवरी के पहले महत्वाकांक्षी तरीके से 7.5 करोड़ अगर एक मिशन चला करके अगर अकाउंट खोलती है, तो ये इसकी विशिष्टता है कि जब गरीबों के पास अकाउंट हो जाएंगे तो हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा, इसका लीकेज नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, न कि इस पर कोई स्कोर करना और न ही उसके पीछे कोई बाल की खाल निकालना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं डॉक्टर कुमार साहब। हाँ नहीं, एक लाइन मैं कह दूं फिर डॉक्टर साहब बोलिए। अनिला जी बोलिए। जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहती हूँ। नहीं अनिला जी बोलिए, आप बोलिए। जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे कांग्रेस जो या मैं कहूँ यूपीए वाले भी बारंबार ये कहते हैं अरे ये तो हम लोगों ने ये योजना लेकर आए थे, ये क्या नया कर रहे हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, ये भी इसी देश के वासी हैं और हम भी इसी देश के वासी हैं। ये भी वो सारी योजनाएं लेकर आना चाह रहे थे जो कि जनहित की हो, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। अब जैसे चाहे वो जनधन योजना हो या इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी, अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उससे एक प्रकार की क्रांति इस देश में शुरू हो गई है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नहीं सर, विनोद जी हम ये बता रहे थे कि देखिए कुमार साहब जी, सबसे पहला प्रॉब्लम तो सर पहले अपने देश में होता था कि आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते थे। हमको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब पढ़े थे हम तो अकाउंट खोलने में कितना पापड़ बेलना पड़ा कि ये एड्रेस वो एड्रेस, इनसे लिखवाओ उनसे लिखवाओ। अब आधार कार्ड के बेसिस पे अब कोई भी आदमी जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। आधार कार्ड का डेटा है गवर्नमेंट पास, उसके बेसिस पे आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। देखिए, इससे गवर्नमेंट को ही फायदा, अगर हर आदमी अगर 100 रुपया भी 7.5 करोड़ अगर अकाउंट में रख दे तो इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कैपिटल भी आपके पास इकट्ठा हो जा रहा है, गरीबों को भी लगेगा कि थोड़ा पैसा का जो बचत। लेकिन दूसरी चीज है कि अब हमको देखना ये होगा कि जनधन योजना के लिए पैसा कहां से लाएंगे नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो है 5-5 हजार रुपया कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि वो पता है कि ये सब चीज में आप दूसरे जगह चले जाएं। आपको आप महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अब हम वहां पे जो एक यूजरी सिस्टम है, जो सूदखोरी सिस्टम, जो प्राइवेट जो मनी लेंडर लोग हैं, पैसा दे देता है, किसान टाइम पे नहीं देता, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बहुत सारा किसान आत्महत्या कर ले रहा है। तो हमको ये सब देखना होगा कि गवर्नमेंट उस फ्रंट पे भी, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा पीजेंट्री क्लास है, उसके लिए कितना इफेक्टिव इस जनधन योजना को जो है बना पा रहे हैं मोदी जी, और उसके लिए कहां से और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां से 5-5 हजार रुपए देंगे, कहां से 1-1 लाख का इंश्योरेंस होगा, ये सब चीज आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनधन योजना के थ्रू इतना जरूर अच्छा हुआ है कि आम आदमी तक सरकार जो है पहुंच सकता है, और जो भी सरकार उसको देना चाहे, अगर इसके पास डेटा है तो वो डायरेक्ट पैसा का जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब आपका। अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यह कहना सचमुच जल्दीबाजी हो कि पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार की अगर उपलब्धियों की चर्चा करें तो संपूर्ण रूप से आकलन हम नहीं कर सकते हैं और पिछली सरकार से तुलना भी नहीं कर सकते। हाँ, फिलहाल जो संकेत मिले हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे यह आभास जरूर मिलता है कि मोदी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। वो देश में विकास के रास्ते पर क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, जिसका सीधा लाभ पूरे देश को मिलेगा। और जो ताजा विकास दर जो सामने आया है, लगता यह है कि उसका अमल होना भी शुरू हो गया है। एक महत्वपूर्ण डॉक्टर कुमार साहब ने एक बात कही, कृषि क्षेत्र में जनधन योजना का लाभ पहुंचना। यह अब जरूर है कि हमारे महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र राज्य में जाए तो यह बड़ी दुखद बात है कि जो कृषि प्रधान देश भारत है, वहां का किसान अगर आत्महत्या करता है
तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का दोष है, जिसकी ओर डॉक्टर साहब ने इशारा किया। यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस मोर्चे पर सरकार कौन से कदम उठा जा रही है। आशा करते हैं कि जितनी योजनाएं अब तक लागू करने की घोषणा सरकार कर चुकी है और जो जो कदम उन्होंने उठाए हैं उसका असर महाराष्ट्र के किसानों पर भी पड़ेगा और शायद आने वाले दिनों में हमें मीडिया में कहीं भी किसानों की आत्महत्या की खबर को न छापने की जरूरत पड़ेगी, न उस पर कोई चर्चा की जरूरत पड़ेगी। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें साथ दिया। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए मुद्दे पर। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।